अपना पिस्तौल मैंने झोंपड़ी के अंदर संदूक के पीछे छुपा दिया था। कंदरोम से तारुफ होने के बाद मैंने इसे संदूक के पीछे से निकाल कर अपने कुर्ते के अंदर धोती में अड़स लिया। मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता था कि कंदरोम नाम का ये तामुल मेरे इतने बड़े मिशन की राह में रुकावट बने। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि इसे झोंपड़ियों से दूर ले जाकर गर्दन तोड़कर इसका किस्सा ही तमाम कर दूं, लेकिन फिर यह सोच कर रुक गया कि अभी तेल और तेल की धार देखनी चाहिए। अगर ऐसा मौका आ गया तो मैं एक सेकंड की भी ताखीर नहीं करूंगा। रमिया बस्ती के दूसरे लोगों के साथ इसराइली बैरकोर दफातर में काम करने चला गया। जाते हुए वो मुझे कह गया कि मैं साहिब को सारी कहानी बयान करके तुम्हारे यहाँ रहने की इजाज़त ले लूँगा और तुम्हें कोई ना कोई काम भी दिला दूँगा। मैंने रमिया का हाथ थाम कर चूम लिया था और कहा, दादा भगवान तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि अब मैं भारत वापस नहीं जा सकता। लोग चले गए तो बस्ती में बकरियां, 2-4 गायें और चंद एक बूढ़ी और नौजवान औरतें और 6-7 नंग धड़ंग काले कलोटे बच्चे रह गए थे। मैं अपनी झोंपड़ी के आगे तख्त पर तांबलों की तरह घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। रमिया का छोटा लड़का माँ के पास चूल्हे के करीब बैठा अपनी शकरगंदी के भुने जाने का इंतजार कर रहा था। रमिया की बेजार बेजार बेटी सनथा करीब ही पानी की बाल्टी रखे बर्तन मांज रही थी। दूसरी झोंपड़ी के बाहर एक औरत गाय का गोबर थाप रही थी। तीसरी झोंपड़ी की बकरी बार बार मिमिया रही थी। मैं चुपचाप बैठा अपने आइंदा मंसूबे पर गौर कर रहा था कि सनथा धुले हुए बर्तन थाल में रखकर उठी और एक तायराना निगाह मुझ पर डालती हुई झोंपड़ी के अंदर चली गई। इसकी निगाह खाली और गैर मुतल्लिक थी, जैसे चलते चलते हमारी निगाह सड़क के किसी खंबे पर पड़ जाए। रमिया की बीवी सुखमनी को मेरा बड़ा ख्याल था, क्योंकि मेरे दिए हुए इंडियन करेंसी के सारे नोट इसी ने संभाल कर रख लिए थे। खाना पकाते हुए वो मुझसे बातें भी करने लगी। वो इस बात पर भी बड़ी खुश थी कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। इसने मुझे गाय का ताज़ा दूध गर्म करके दिया। मैंने कहा, भाई मुझे कुकू बना दो। महाराष्ट्र के लोग भी गुजरातियों की तरह बड़ी बहन या मुअज़्ज़ज़ खातून को बाई के लक़ब से याद करते हैं। रमिया ने इस वक्त सनता को आवाज़ देकर कहा कि कुकू का डब्बा अंदर से लाए। सनता झोंपड़ी में से एक टीन का छोटा डब्बा ले आई। ये डब्बा किसी अमेरिकी कॉफ़ी का डब्बा था। इनके यहाँ अक्सर अमेरिकी और इसराइली चीज़ों के खाली डब्बे और खोखे थे। एक फ़ौजी मग भी था, जिनमें सिपाही चाय वगैरह पिया करते थे। मैं देख रहा था कि रमिया की बीवी यही चाहती है कि इसकी बेटी सनता ज़्यादा मेरे आसपास रहे और मुझसे बातें करे। इसने कुकू बनाकर खुद मुझे देने के बजाय सनता को कांची की प्याली थमाते हुए कहा, ले री फाड़ीकर को दे। अरे शर्माती क्यों है, वो कोई गैर तो नहीं है। सनता शर्माती नहीं थी, वो कुछ बेजार थी। अपने आप से, मुझसे, अपने माँ बाप से, आसपास के दरख्तों से और सारी दुनिया से बेजार और उकताई हुई थी। इसने धोती के पल्लू से कांची की कटोरी पकड़ी और मेरे सामने तख्त पर लाकर रख दी। इसका चेहरा बेरूह, बेआवाज़ और बेहिस और बेजार था। मैं खामोशी से कुकू पीने लगा। दोपहर को रमिया भोजन के लिए आया तो बड़ा खुश था। आते ही बोला, सुखमनी मेरे भांजे को साहिब ने रख लिया। सुखमनी ने थाली में देगची से चावल निकाल कर डालते हुए कहा, फाड़ेकर अपना बेटा है, हमारा मेहमान है, इसे काम करने की क्या ज़रूरत है रे। रमिया ने गले का जैन्यू अपने कान के गिर्द लपेट लिया। हिंदू खाने और नहाने से पहले गले का जैन्यू अपने कान के ऊपर कर लेते हैं। कहने लगा, अरे तू तो भगवान की गाय है, फाड़ीकर हमारा मेहमान भी है और बेटा भी है, लेकिन अब ये हमारे पास ही रहेगा। सुखमनी ने खुश होकर कहा, जब तो मेरे बेटे को ज़रूर काम दिला दो, बड़ा अच्छा है। रमिया बोला, हमें झोंपड़े में ही भोजन परोस दो, बाहर मक्खियाँ बहुत हैं। मैं और रमिया झोंपड़े में ही बैठ गए। रमिया ने बैठते हुए कहा, मैंने अपने साहब को जाते ही तुम्हारी कहानी सुना डाली। पहले तो वो खामोश सा हो गया और मुझे गौर से तकने लगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब आप हमारा माई बाप है, मेरा एक ही भांजा है, बीवी नेक है, इसने गैरत में आकर बदमाश को कत्ल कर दिया और समंदर में तैरता हुआ यहाँ पहुँच गया। अब वो सारी ज़िंदगी मेरे पास ही रहेगा, मगर आपकी इजाज़त के बगैर मैं इसे कभी अपने पास नहीं रखूँगा। आप राज़ी नहीं है तो मैं अभी इसे अपने हाथ से निकाल बाहर कर दूँगा। साहब ने कहा, नहीं नहीं रमिया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हैरान हूँ कि वो समंदर में तैर कर यहाँ कैसे आ गया। मैंने कहा, साहब फाड़ीकर जवान है, बहादुर है और माही गिरों की औलाद है, समंदर इसके लिए कोई नई शहर नहीं है। वो तो कश्ती लेकर निकला था, अपने मामू के चरणों में जाकर पनाह ले लूँगा कि रास्ते में कश्ती तूफान में फंस गई और बाकी का समंदर इसे तैर कर पार करना पड़ा। फिर साहब की मैंने कुछ इस तरीके से तारीफ़ और खुशामद की कि वो मान गया, बल्कि मैंने तो इससे ये भी मनवा लिया कि वो तुम्हें अपने यहाँ कहीं नौकरी भी दे देगा, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। अब तुम मेरे साथ ही चलना भोजन के बाद। मेरा दिल एक सेकंड के लिए बैठ सा गया
आखिर इसका साहिब इसराइली फ़ौजी था या इसराइली इंतज़ामिया का कोई अफसर था? हो सकता है वो मेरे पिछले रिकॉर्ड से वाकिफ़ हो। बहरहाल फिर ख्याल आया कि लोग इसराइल से कोसों दूर समुद्री जजीरे में पड़े रहे, इन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। रमिया की बेटी सनता ने खाना लाकर हमारे आगे रख दिया। केले के एक पत्ते पर मछली का अचार भी था। रमिया ने सनता की तरफ देखकर कहा, अरे फाड़ीकर के लिए बकरी का दूध भी लाना था। मुझे एहसास हुआ कि रमिया भी अपनी बीवी की तरह अपने दिल में इस ख्याल को पाल रहा था कि मेरी शादी सनता से कर दी जाए। रमिया जानता था कि अब मैं अपनी बीवी को छोड़ छाड़ कर एक ऐसे जजीरे में आ गया हूँ जहाँ से कभी वापस नहीं जा सकूँगा। मैं जवान भी था और इसका ज़ेरे बार एहसान भी था। मैंने इसे इंडियन करेंसी नोट भी दिए थे और अब मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मुझसे अच्छा दामाद इसे कहीं नहीं मिल सकता था। खाने के बाद वो हाथ धोने बाहर गया तो मैंने सबसे पहला काम यह किया कि धोती के अंदर से अपना पिस्तौल निकाला और इसे संदूक के पीछे छुपा दिया। फिर मैं भी झोंपड़ी से बाहर आ गया। रमिया ने थोड़े बहुत नारियल के हुक्के के कश लिए और फिर मुझे साथ लेकर अपने साहब के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं पहली बार इस पुरस्कार ख़तरनाक इसराइली अड्डे की तरफ जा रहा था जहाँ मेरे लिए कदम कदम पर ख़तरा और एक अजीम कमांडो मिशन की तकमील का उलझा हुआ ताना बाना बिखरा हुआ था। दिल में एक धड़का ये भी था कि कहीं एयरपोर्ट के गोदाम में मेरा क्रेट पूरी तरह न जला हो और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स को इल्म न हो गया हो कि हिफा से कोई दुश्मन जासूस क्रेट में लेट कर यहाँ दाखिल हो चुका है। लेकिन फिर सोचा कि क्रेट की लकड़ी चीड़ की थी जिसको जल्दी आग लग जाती है। फिर वहाँ फोम की चादर थी जो तेज़ी से आग पकड़ती है और इस पर मुतजाद ये कि मैंने ऑक्सीजन मास्क को भी आग लगा दी थी। ऐसी सूरत में मेरे क्रेट का बच जाना नामुमकिन था। और फिर मैंने दूर से गोदाम के रोशनदानों में से धुआं निकलते और आग बुझाने वाले इंजनों की आवाज़ें भी सुनी थी, जिसका मतलब यही था कि गोदाम में सिर्फ एक खोखे को ही आग नहीं लगी थी बल्कि मेरे खोखे के जल जाने की वजह से इस आग ने दूसरे खोखों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और रमिया के साथ बातें करता एक पगडंडी पर चलता चला गया। पगडंडी जंगल में से 2-3 मोड़ काट कर एक ऐसी जगह पहुंचकर ख़त्म हो गई जहां मेरे सामने दिन की रोशनी में इसराइलियों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स था। बीच में एक पार्क था। दाएं बाएं 2 मंजिला दफातर थे जिसके आगे फौजी और गैर फौजी गाड़ियां खड़ी थी। किसी इमारत पर इसराइली परचम नहीं लहरा रहा था। मेरा ख्याल है कि भारत ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि वो अपनी इमारतों पर अपना कौमी परचम लहराएं। सिक्योरिटी फोर्स की नीली गाड़ियां भी एक इमारत के सामने खड़ी थी। बिल्कुल सामने डहलानी छत वाली एक 2 मंजिला बैरकनुमा इमारत थी जिसके बरामदों में कुछ गोरे लोग निकरों में मलबूस चल रहे थे। ये यहूदी ही हो सकते थे। रमिया बोला, यहाँ हमारे साहब का दफ्तर है, वो देखो वो बरामदा है ना, जहाँ बस हमें वहीं जाना है। साहिब बड़ा अच्छा है, जाते ही इसे झुककर सलाम करना और फर्श पर बैठ जाना। मैं पूरी तरह तैयार था। रमिया मेरे आगे आगे था, रास्ते में पार्क के करीब। इसने कई गोरे और सुरख रंग के इसराइली फौजियों और सिक्योरिटी के आदमियों को झुककर सलाम किया और मुझे भी कोहनी का टहोका दिया। मैंने भी इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पहली 2 मंजिला इमारत के बरामदे में एक कमरे के सामने आकर वो रुक गया। कमरे के बाहर स्टूल पड़ा था। इसने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ बैठा करता हूँ, साहब अंदर ही होगा, मैं अंदर जाकर इतला करता हूँ, तू कोने में बैठ जा। मैं जल्दी से बरामदे के कोने में जाकर बैठ गया। मैंने अपने ऊपर फ़कीरों और आजिज़ी जैसी मस्कीनी तारी कर ली। रमिया चीख उठा कर कमरे में दाखिल हो गया। चंद सेकंड्स के बाद वो खुश खुश बाहर आया और बोला, फाड़ी कर आ जाओ, साहब बुलाता है। मैं उठा, हाथ बांध लिए और झुका झुका सा कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही मेरी नज़र एक दराज कद शख्स पर पड़ी। वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की फुल नीली यूनिफॉर्म में मलबूस चमकीली मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठी कॉफ़ी पी रहा था। आंखें छोटी, होठ बारीक, सर पर जर्द बाल, कुछ उड़े उड़े से। उम्र 50 से कुछ ऊपर होगी। चौड़े शाने और सुर्खी मैल सफ़ेद रंग। शक्ल से वो मुझे जर्मन यहूदी लगा था। इसने आंखें सुकेट कर मुझे सर से पाँव तक देखा। मैं और दादा रमिया मेरे दोनों ही मेज़ के करीब हाथ बांधे खड़े थे। मैंने दोबारा इसे प्रणाम किया था, जिसका इसने ज़रा सा सर हिलाकर जवाब दिया। इसने मेरे चेहरे की तरफ इशारा करते हुए पहला जुमला यहाँ से शुरू किया, मराठी लोग इस तरह की फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं रखते। मैंने मौजरत के अंदाज में कहा कि ये दाढ़ी मैंने एक मराठी एक्टर को देख कर रखी है जो मुझे बहुत पसंद है। इसने फ़ौरन पूछ लिया, क्या नाम है इस एक्टर का? इस किस्म के सवालों के जवाब मुझे अजबर थे। मैंने फ़ौरन ही जवाब दिया, दाते काले कस। मैंने घर में इसकी एक तस्वीर भी लगाई हुई थी। इसने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रख दिया और जेब से सिगरेट केस निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, अगर इंडियन पुलिस तुम्हारी तलाश में यहाँ आ गई तो हम तुम्हें इनके हवाले करने पर मजबूर होंगे। मैंने गिड़गिड़ाते हुए आंखों में मसनूई आंसू भर कर कहा, साहिब ऐसा न करना, वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। मैंने गुंडे को इसलिए मार डाला था कि वो मेरी बीवी की इज्जत लूटना चाहता था। साहब मुझे अपने चरणों में ही रहने दे, मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा।
अब रमिया दादा भी दबी जुबान में मेरी हिमायत की और कहा, फाड़ीकर मेरे पास ही रहेगा, ये बड़ा शरीफ लड़का है, बस गैरत के जोश में ऐसा काम कर बैठा, इसे माफ़ कर दें साहिब। यहूदी सिक्योरिटी ऑफिसर ने रमिया दादा से मुतवज्जा होकर कहा, रमिया मैं इसे तुम्हारी जिम्मेदारी पर रख लेता हूँ। रमिया और मैं दोनों बैक वक्त ऑफिसर के कदमों पर झुक गए। मैंने तो इसकी पिंडली पकड़ ली। इसने जल्दी से टांग पीछे कर ली और बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है रमिया, तुम इसे भी गैराज में गाड़ियाँ धोने पर लगा दो जाओ। हम शुक्रिया अदा करते झुके जा रहे थे। उल्टे पाँव इस यहूदी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही रमिया ने गर्दन सीधी कर ली और बोला, फाड़ीकर अगर मैं तुम्हारी ज़ोरदार सिफारिश न करता तो साहब कभी तुम्हें मुलाजिम न रखता। यहाँ तो बाहर से कोई चिड़िया भी नहीं घुस सकती। अब तुम साहिब को शिकायत का मौका न देना, आओ तुम्हें गैराज में ले चलूं। गैराज फौजी और गैर फौजी दफातर के अकब में एक बहुत बड़े आगे को झुके हुए छप्पर के नीचे बनाया गया था, जहां कुछ फौजी और सिक्योरिटी वालों की नीली गाड़ियां गैराज के अंदर और बाहर खड़ी थी। 3-4 तामल भारतीय इनकी मरम्मत और सफाई वगैरह कर रहे थे। रमिया ने एक तामल को आवाज़ देकर कहा, अब्बा साहिब ने मेरे भांजे को गैराज में नौकर रख लिया है, इसको सफाई पर लगा लो। इस तामल ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा तुम्हें बधाई हो, आज इस खुशी में ताड़ी पिलाओगे। फिर इसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, तुम मराठी हो, कहते हैं मराठी लोग बड़े मेहनती होते हैं, यहाँ जी लगाकर काम करोगे तो साहब तरक्की कर देगा। इसने मुझे पानी से भरी हुई बाल्टी थमा दी और कहा कि कोने वाली जीप को धोना शुरू कर दो। मैं जीप के पहियों पर पानी डालकर गीला कपड़ा मार रहा था कि कंदरोम अंदर दाखिल हुआ। ये वही तामल था जो रमिया की बेटी सनता से ब्याह करना चाहता था, मगर रमिया ने इनकार कर दिया था और जो केराला में खून करके यहाँ भागाया था। इसने मुझे देखा तो रुक गया। फिर गैराज के इंचार्ज तामुल की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, अरे दादा ये तो रमिया का भांजा है, इसे यहाँ किसने लगा दिया? इंचार्ज ने कहा, बरसाम साहब ने हुक्म दिया है, मैं जाकर इनसे पूछ भी आया था। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? अरे अपने रमिया का भांजा है, इसकी मदद करना तो हमारा फ़र्ज़ है। कंदरोम ने तिरछी नज़रों से मुझे देखा और बोला, क्यों नहीं दादा, क्यों नहीं। इसने गैराज के कोने में रखा हुआ ग्रीस का एक डब्बा उठाया और मुझे तिरछी नज़रों से तकता गैराज से बाहर निकल गया। इस शख्स का पहली मुलाकात में मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ा था। इसकी छोटी छोटी आंखें बता रही थी कि इसके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और हो सकता है। मुझसे दुश्मनी की एक वजह यह भी हो कि मैं सनता की झोंपड़ी में रहता था। इसका बाप अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करने का इरादा रखता था। मुझे इन बातों से किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं थी। मैं इससे मोहतात हो गया और फैसला किया कि इसके दिल को टटोल कर देखूंगा कि इसके अंदर क्या है। अब वहाँ मेरा मामूल हो गया कि सुबह रमिया दादा के साथ झोंपड़ी से निकलकर इसराइली कॉम्प्लेक्स के गैराज में आ जाता, दोपहर तक मोटरें साफ करते, दोपहर को रमिया के साथ वापस झोंपड़ी में जाकर भोजन करते, वापस आकर फिर काम में जुट जाता और शाम 4 बजे तक काम करता रहता। फिर रमिया के साथ ही वापस बस्ती में आ जाता। मुझे काम करते 10 रोज़ गुजर गए तो मैंने फुर्सत के वक्त इसराइली कॉम्प्लेक्स में इधर उधर चहलकदमी भी शुरू कर दी। अब दोपहर को रमिया के साथ बस्ती में जाने के बजाय मैं गैराज में ही साथ लिया हुआ दाल भात खा लेता। इस तरह से मुझे इधर उधर टहल कर इलाके का जायज़ा लेने के लिए भी वक्त मिल जाता। इस चहलकदमी में मैं बेहद मोहतात था। कभी पार्क में जाकर बैठ जाता और कभी किसी दरख्त के नीचे लेट कर इमारतों को गौर से तकता रहता। अभी तक मुझे सिवाय इसके कुछ मालूम नहीं हुआ था कि आमने सामने पार्क के इर्द गिर्द बनी हुई 2 मंजिला ढहलानी छतों वाली इमारतों में फौज और सिक्योरिटी फोर्स के दफातर हैं और तमाम के तमाम इसराइली बाशिंदे ही दफ्तरी काम करते हैं। इनके अलावा वहाँ सिर्फ हमारी बस्ती के तामिल लोग थे जो दफ्तरों में चौकीदारी और सफाई वगैरह के काम पर मामूर थे। इन दफ्तरों के पीछे केले और नारियल के दरख्तों में साथ साथ कुछ बंगला नुमा क्वार्टर बने हुए थे जहाँ इसराइली ऑफिसर्स रहते थे। यहाँ मैंने 1-2 क्वार्टरों के लान में कुछ औरतों को भी चलते फिरते देखा था। हमारी बस्ती की कुछ तामल औरतें इन क्वार्टरों में झाड़ पोंछ और कपड़े वगैरह धोने और खाना पकाने का काम भी करती थी, मगर मैं अभी तक इन क्वार्टरों के करीब नहीं गया था। अभी तक मैं इस जेल का भी सुराग नहीं लगा सका था जहाँ इसराइलियों ने अपने उम्र कैद वाले सियासी कैदियों और पाकिस्तानी खातून सोनिया को कैद कर रखा है। मैं जानता था कि यहाँ सफ़ेद कपड़ों में इसराइली इंटेलिजेंस के आदमी भी भारतीय बाशिंदों की निगरानी पर मामूर होंगे। यही वजह थी कि मैं इस इलाके से निकलकर दूसरी जानिब अभी तक नहीं गया था। ऐसी सूरत में मुझ पर शक किया जा सकता था। मैं ये मालूमात अपने गैराज के तामुल हेड मैकेनिक से हासिल करने की कोशिश में था। 1-2 बार मैंने बातों बातों में इसके साथ कैदियों का जिक्र छेड़ा भी, मगर कट्टी ने खातिर ख्वाह जवाब न दिया। एक दिन काम करते करते मैंने कट्टी से कहा, दादा यहाँ कोई चोरी चुकारी या मारपीट करता है तो इसे ये लोग ज़रूर सज़ा देते होंगे। कट्टी इंजन की सफाई कर रहा था। बोला, अप्पा ये लोग ऐसा भी करते हैं, यहाँ कोई चोरी नहीं करते।
मैं चुप हो गया। इस सिलसिले में मैंने दादा, रमिया को कुरैदा तो इससे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि इन लोगों ने जजीरे में किसी जगह जेल खाना बनाया हुआ है जहां भारतीय बाशिंदों को जाने की इजाज़त नहीं है। वहां की सफाई वगैरह का काम कैदी खुद ही करते हैं। इसी तरह रमिया ने एटमी तजर्बेगाह के बारे में भी इतना ही बताया कि जुनूब की जानिब एक पहाड़ी के दामन में सफ़ेद कपड़ों वाले डॉक्टर किस्म के लोग नीली गाड़ियों में आते जाते रहते हैं। इधर भी हम में से कोई नहीं जा सकता। ये सफ़ेद कपड़ों वाले लोग यकीनन साइंसदान थे और जुनूब के पहाड़ी के दामन में एटमी प्लांट लगा रहे थे जहां हमारी इतलात के मुताबिक यूरेनियम धात पर किसी इंतहाई ताकतवर और मोहलिक एटमी हथियार के लिए तवानाई के हुसूल का काम हो रहा था। यही इसराइलियों का खुफिया एटमी प्लांट था और यकीनन जिसके बारे में भारतीय हुकूमत को पूरा इल्म था। ये भी मुमकिन था कि यहाँ भारत के ताउन के साथ ही एटमी तवानाई पर काम हो रहा हो, लेकिन मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी लड़की सोनिया का सुराग लगाना था। इसके लिए मुझे इसराइली अफसरों के करीब होने की ज़रूरत थी और ये इसी सूरत हो सकता था कि किसी तरह मुझे इन लोगों में से किसी फौजी या सिक्योरिटी अफसर के बंगले पर काम करने का मौका मिल जाए। गैराज में मोटरों की सफाई करते हुए मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता था। मैं चूँकि इब्रानी ज़ुबान जानता था और इसराइली ऑफिसर्स और सिक्योरिटी वाले इब्रानी ज़ुबान में आपस में बात करते थे, इसलिए इनके करीब रहने से इस बात का इम्कान था कि मुझे खुफिया कैद खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाए, क्योंकि किसी इसराइली ऑफिसर को कभी ख्वाब में भी यह गुमान नहीं आ सकता था कि मैं इब्रानी ज़ुबान समझ लेता हूँ। मैंने किसी इसराइली अफसर के बंगले पर काम हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने ये बहाना किया कि गैराज में पेट्रोल की बू से मुझे सर दर्द रहने लगा है। मैंने हर किसी से सर में दर्द रहने की शिकायत शुरू कर दी। रमिया बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मैं इसका होने वाला दामाद था। इसने अपने यहूदी साहब बरसाम से इल्तिजा की कि मुझे किसी दूसरी जगह काम पर लगा दिया जाए, क्योंकि गैराज में पेट्रोल की बू से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। साहब ने रमिया की बात को गौर से सुना और फिर पूछा कि फाड़ीकर दूसरा क्या काम कर सकता है। मैंने रमिया को पहले ही ब्रीफिंग कर दी थी कि मैं विलायती खाने बड़े अच्छे पका लेता हूँ, क्योंकि मैं मदारस में एक अंग्रेज़ बहादुर का खानसमा भी रह चुका हूँ। इसने जब ये बात अपने साहब से की तो वो बोला, फाड़ीकर को हमारे पास लाना, हम इससे विलायती खानों के बारे में पूछेगा। रमिया ने एक रोज़ मुझे साहब के आगे पेश कर दिया। हकीकत यह है कि मुझे अंग्रेज़ी खानों के बहुत से नाम याद थे। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे माहौल में रहा था। यरूशलेम में इब्रानी खानों के नाम भी जानता था और सादिया मेरे सामने यूरोपीय डिशें बनाया करती थी। मैंने जब यहूदी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बरसाम को अंग्रेज़ी खानों के साथ साथ एक आध यहूदी खाने के भी नाम बताया तो वह हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। मैंने हाथ बांध कर कहा, हुजूर मदारस में एक जिम्मी साहब थे, इनके यहाँ 1 साल तक खानसमा रह चुका हूँ। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के यहाँ इसकी बीवी ही खाना पकाती थी। एक तामुल औरत इसका हाथ बटाया करती थी। इसने हुक्म दिया कि मैं कल से इसके बंगले पर पहुंचकर काम शुरू कर दूं। रमिया, तुम फाड़ीकर को हमारा बंगला दिखा दो, हम मैम साहब को अभी फ़ोन कर देता है। मैंने इस यहूदी ऑफिसर के बंगले पर खानसमा का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह इसके बंगले पर पहुंच जाता, नाश्ता तैयार करता, दोपहर का खाना बनाता और रात का खाना तैयार करने के बाद बस्ती में वापस आ जाता। यहूदी ऑफिसर बरसाम की बीवी बड़ी कमगोर भारी भरकम औरत थी। दिन भर किताबें पढ़ने और चॉकलेट खाने के सिवाय इसे और कोई काम नहीं था, या फिर हीफा में अपनी वालदा से फ़ोन पर देर तक बातें करती रहती। इनके बंगले पर कभी कभी शाम को सिक्योरिटी फोर्स या फौज के 2-1 अफसर खाने पर आ जाते थे। ये लोग ब्रिज खेलते, थोड़ा थोड़ा मशरूब पीते, सिगार फूंकते और इधर उधर की बातें करने के बाद वापस चले जाते। इनकी गुफ्तगू का मौजू ज़्यादातर हीफा और यरूशलेम में गुजारी हुई ज़िंदगी होता। उन्होंने कभी कोई सियासी बात नहीं की थी। कभी कभार भारत की बढ़ती हुई फौजी ताकत पर इजहार ख्याल भी कर लेते, लेकिन उन्होंने आज तक किसी सियासी कैदियों या सोनिया के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। मुझे शक होने लगा कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ और सोनिया नाम की कोई पाकिस्तानी लड़की इस जजीरे में कैद नहीं है। दूसरी तरफ रमिया ने मेरे खानसमा बन जाने को मेरी ज़बरदस्त तरक्की समझी और एक रोज़ मुझसे अपनी लड़की सनता से शादी की बात की। मैं इसका मुंह देखता रह गया। मैं सनता से किसी हालत में शादी नहीं कर सकता था। ये मेरा मिशन ही नहीं था, बल्कि ये मेरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती थी। मैंने ये कहकर बात टाल दी कि भारत में अभी मेरी बीवी जिंदा है। जब तक इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हो जाता, मैं किसी दूसरी औरत से कैसे ब्याह कर सकता हूँ। रमिया चुप हो गया। ये बात बस्ती में उड़ती उड़ती मेरे रकीब कंदरूम के कानों में भी पहुंच गई कि रमिया ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का फैसला कर लिया है। कंदरूम का रवैया मेरे साथ मजीद मुआनदाना हो गया। मैं इसकी एक एक हरकत पर निगाह रखे हुए इस अरसे में मैं अपनी एक अलग झोंपड़ी बनाकर रहने लगा था। ये नई झोंपड़ी मैंने रमिया की झोंपड़ी के साथ ही केले के दरख्तों के पास बनाई थी। यहाँ मैंने लकड़ी के 2 खोखे लाकर रख दिए थे।
इनमें मेरे कुछ कपड़े थे। मेरे यहूदी साहब ने मुझे कुछ बर्तन भी दे दिए थे। सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुझे अपने जर्मन पिस्तौल की लगी थी, क्योंकि अगर वो बरामद हो जाता तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत लाहक हो सकती थी। बस्ती से साहब के बंगले पर जाते हुए मैं पिस्तौल को झोंपड़ी के अंदर खोदे हुए गड्ढे में छुपा जाता था। इस गड्ढे के ऊपर लकड़ी के खोखे का एक छोटा सा तख्ता डालकर मैंने ऊपर घास और मिट्टी डालकर टाट बिछा दिया था। फिर भी मैं जब तक बंगले में रहता मुझे इसकी फिक्र लगी रहती। कंदरोम मेरा दुश्मन बन गया था और मेरी झोंपड़ी में घुसकर तलाशी ले सकता था, और अगर तलाशी नहीं तो वो रुकावत और दुश्मनी में आकर मेरी झोंपड़ी को आग भी लगा सकता था। लेकिन मैं पिस्तौल अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ख्याल आया कि मुझे पिस्तौल झोंपड़ी से निकालकर जंगल में किसी जगह या तालाब के आसपास कहीं छुपा देना चाहिए। चुनाचा एक रात जब बस्ती के सब लोग सो रहे थे तो मैंने गड्ढे में से पिस्तौल निकालकर धोती में छुपाया और झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे में ही अकबी जंगल वाले तालाब की जानिब चल पड़ा। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया था। झाड़ियों में झींगरे बोल रहे थे। मैं इस सारे जंगल से वाकिफ था। केले और शरीफे के दरख्तों में से होकर मैं खामोशी से चला जा रहा था। अभी तालाब चंद कदमों के फासले पर था कि मुझे इंसानी आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा। ये दो आदमी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। मैंने गौर से सुना। बातें तामुल ज़ुबान में हो रही थी। ये हमारी बस्ती के आदमी ही हो सकते थे। मेरा माथा ठनका, क्योंकि इनमें से एक आदमी की आवाज़ कंदरोम से मिलती जुलती थी। जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी मैंने घास पर लेटकर इधर रेंगना शुरू कर दिया। शबनमी घास पर मैं इस एहतियात और महारत के साथ रेंग रहा था कि पत्तों की भी खड़खड़ाहट की मामूली सी आवाज़ भी पैदा नहीं हो रही थी। खिसकते खिसकते मैं ऐसी जगह आ गया जहाँ से मुझे आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। मैंने सर नीचे घास के साथ लगा लिया और हमतन गोश हो गया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। ये कंदरोम था जो अपने किसी तामुल साथी से बातें कर रहा था। वो अपने साथी से कह रहा था, रमिया लालची है, फटीकर अपने साथ ज़रूर रुपया लाया होगा। इसका साथी बोला, तुम्हारा दुश्मन फटीकर है, वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो रमिया सनता का ब्याह तुमसे ही करने पर मजबूर होगा। कंदरोम खामोश था। फिर इसकी आवाज़ आई, मैं इसके खून से हाथ रंगना नहीं चाहता, यहूदी मुझे समंदर में डुबो देंगे। इसके साथी की आवाज़ आई, फिर ये कांटा कैसे निकलेगा, सनता तो इससे ब्याह दी जाएगी। कंदरोम ने कहा, कभी कभी मुझे फटीकर पर शक सा होने लगता है। कैसा शक, इसके साथी ने पूछा। कंदरोम चंद सानिया खामोश रहने के बाद बोल, बस एक शक है मुझे, अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, पहले मुझे खोज लगा लेने दो। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।